India Legal presents Courts Roundup. चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं विस्तार से। सीबीआई, ईडी, एनसीबी और एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों में सीसीटीवी लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने पैर पीछे खींच रही है। अदालत ने कहा कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है और अदालत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो उनके सुनवाई टालने को बहाने को मंजूर नहीं कर रहा है। वहीं शीर्ष न्यायालय ने थाने में सीसीटीवी लगवाने को लेकर भी बिहार और मध्य प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि आपको अदालत के आदेश का सम्मान नहीं है और ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि केंद्र 3 सप्ताह के भीतर कोर्ट को सूचित करे कि केंद्रीय एजेंसियों के लिए कितना फंड आवंटित किया गया और सीसीटीवी कब लगाए जाएंगे। दरअसल पिछली सुनवाई में जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की थानों में सीसीटीवी लगाने का अपना फैसला उन्होंने सुनाया था और ऐसे में परमवीर सिंह सैनी की याचिका पर ये आपको बता दें कि फैसला दिया था। अदालत ने 2018 में मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। सैनी ने गवाहों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि थानों के बाहरी हिस्से में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे नाइट विजन वाले होने चाहिए और साथ ही सरकार से कहा था कि जिन थानों में बिजली और इंटरनेट नहीं वहां पर ये सुविधा उपलब्ध कराए। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाता विवेक सिंह चंदेल का। विवेक, जानना चाहेंगे आपसे, केंद्रीय जांच एजेंसियों को सीसीटीवी लगाने के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ निर्देश दिए, तफसील से बताएं। दरअसल यहाँ छोटा सा करेक्शन करना चाहेंगे कि 2 दिसंबर 2020 को जब जो जस्टिस नरीमन थे उनके सामने ये मामला आया था, उस वक्त ये कहा गया था कि थोड़ा और समय की जरूरत है क्योंकि जो इंस्टॉलेशन है सीसीटीवी का वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से थोड़े और समय की जरूरत है। और इस पे जस्टिस नरीमन की जो बेंच थी वो बहुत नाराज हुई। उसने ये कहा कि आप लगातार हमें मामले को टालने के लिए कहते हैं कि हाँ हमें एक समय दे दिया, हम कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है जहाँ पे मानवाधिकारों के हनन की बात आती है उस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दिसंबर में ये फैसला दिया गया था, ये निर्देश दिया गया था क्योंकि ये मामला पुराना था। उसमें उस वक्त ये बात आई थी कि जो थानों में यातनाएं दी जाती हैं या जो एजेंसियां होती हैं जब वो पूछताछ करती हैं तो उस दौरान उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, उसको लेके बात कही गई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि आज इतनी चीजें बढ़ चुकी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, आप एक सीसीटीवी इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको इतना समय चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई भी हो, चाहे वो प्रत्येक थाने की पुलिस हो, वो कोई भी ऐसी जगह न बचने पाए जिससे ये किसी लगे कि कोई ये सवाल खड़ा करे कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि पुलिस हमेशा लॉकअप में लोगों को रखती है, पूछताछ करती है, तो उससे अगर कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो तुरंत कोर्ट के सामने आ जाना चाहिए जिससे उस चीजों को देखा जा सके। इस वजह से ये बहुत जरूरी है और आप ये करने में असफल रहे हैं और ये यूपी सरकार और बिहार सरकार को भी फटकार लगाई। उसका कारण ये था कि पहले इन लोगों को 6 से 9 महीने का समय दिया गया था कि इतने के अंदर आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे। इस पे जब इन लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो कोर्ट ने कहा कि आप लगातार चीजों में हीला हवाली कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो आप इसको इंस्टॉल करें और प्रॉपर आप 3 हफ्ते के अंदर आप ये रिपोर्ट देंगे कि आपने इसके लिए कितना धन आवंटित किया है और किन किन जगहों पे इंस्टॉलेशन किया है या नहीं किया, उसका प्रॉपर रिपोर्ट देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम तरह के दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि निकट भविष्य ट्रायल पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, हत्या के एक मामले में 9 साल से जेल में बंद एक अंडर ट्रायल कैदी को जमानत दे दी है। जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस BR गवाई की खंडपीठ 3 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली एक SLP पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तत्काल याचिका
याचिकाकर्ता की तीसरी जमानत याचिका इस टिप्पणी के साथ ही खारिज कर दी गई थी कि आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई नया अधिकार नहीं था। साथ ही आपको बता दें कि आधार की यहां पर जिक्र हुआ। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता 25 जुलाई 2012 से जेल में बंद है और ट्रायल पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए। ये ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अधीन है, फिर एसएलपी का निपटान कर दिया गया है। याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 324, 504 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत शामिल अपराधों में कथित रूप से शामिल है। यह हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति के उत्पादन की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया। मामले की खूबियों में जाएं तो बिना न्यायमूर्ति बच्चू लाल की एकल न्यायाधीश पीठ ने ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई नया आधार नहीं है, उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 7 या धारा 9 के तहत एक याचिका एक स्वतंत्र कार्रवाई है जो कि एक ही कंपनी के खिलाफ दायर होने वाली कार्रवाई का समापन करने पर भी अप्रभावित रहती है। अपील में अपीलकर्ता का तर्क था कि एक समापन याचिका की मंजूरी आईबीसी की धारा 7 के तहत कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती है। इसके अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 446 की जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 279 के बराबर है, उसका ये प्रभाव है कि एक समापन याचिका की मंजूरी के बाद कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। अदालत ने कहा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 446 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 279 को देखते हुए इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है। एक बार समापन याचिका को मंजूरी के बाद आईपीसी की धारा 7 या धारा 9 के तहत याचिका के माध्यम से कंपनी के पुनरुद्धार समापन याचिका को कमतर किया जाए। पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि ये दलीलें अपीलकर्ता को सरल कारण से नहीं उपलब्ध है क्योंकि धारा 7 के एक स्वतंत्र कार्रवाई है जैसा कि न्यायालय के फैसलों में कहा गया है कि जिसका अपने गुणों के आधार पर परीक्षण किया जाना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 434 के प्रावधान के तहत ही आईबीसी के तहत एनसीएलटी के निसंदेह अधिकार क्षेत्र पर हावी नहीं हो सकता है जब एक बार धारा 7 के मापदंडों और आईबीसी के अन्य प्रावधानों को पूरा किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल अपनी गंभीर टिप्पणी के लिए मुंबई में 3 आपराधिक मामलों में अभियोजन का सामना कर रही है। मामले में कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कंगना रनौत ने अपनी जिंदगी को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले को मुंबई से हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर करने की अपील की। कंगना का कहना है कि अगर मुंबई में मामले की जांच चली तो उनके लिए खतरा हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुनवाई करते हुए आसिफ इकबाल तन्हा के रिट याचिका पर उनके मीडिया ट्रायल के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक सतर्कता विभाग को जमकर लताड़ लगाई। आपको बता दें कि अदालत ने देखा कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लीक हो गया है वे मीडिया के लिए सड़क पर पड़ा हुआ है, कोई दस्तावेज नहीं है जिसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। अदालत ने जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष को खारिज करते हुए कहा कि मीडिया लीकेज के आरोप निराधार है। अदालत ने कहा कि केस फाइल की सूचना लीक केवल इसलिए असुरक्षित नहीं हो गई क्योंकि दिल्ली पुलिस लीक के स्रोत की पहचान करने में विफल रही है। दिल्ली में पिछले साल हुए दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस जांच रिपोर्ट को दिल्ली हाई कागज का बेकार टुकड़ा बताते हुए जमकर फटकार लगाई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस विजिलेंस रिपोर्ट पर असंतोष जताया जो जामिया मिलिया इस्लामिया यानी JMI यूनिवर्सिटी के एक छात्र को इकबालिया बयान मीडिया को लीक करने के आरोप को लेकर की गई थी। छात्रों को पिछले साल उत्तर पूर्व दिल्ली दंगा में हुए सांप्रदायिक दंगों से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मीडिया में सूचनाएं लीक होने को लेकर दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस जांच रिपोर्ट को अधपका और कागज का बेकार टुकड़ा बताया। अदालत ने देखा कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लीक हो गया है, वह मीडिया के लिए सड़क पर पड़ा हुआ है, कोई दस्तावेज नहीं है जिसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। अदालत ने कहा कि ये मामला वरिष्ठ IAS अधिकारियों द्वारा हैंडल किया गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस को 5 मार्च को अदालत में पेश होकर सफाई देने के आदेश दिए। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि ये विजिलेंस जांच चोरी के किसी मामले की एक सामान्य जांच से बदतर है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष को खारिज करते हुए कहा कि मीडिया लीकेज के आरोप निराधार है। अदालत ने कहा कि केस फाइल की सूचना लीक केवल इसलिए असुरक्षित नहीं हो गई क्योंकि दिल्ली पुलिस लीक के स्रोत की पहचान करने में विफल रही है। दरअसल दिल्ली दंगों में UAPA की धाराओं में जेल में बंद जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा ने मीडिया ट्रायल को लेकर पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इकबाल ने अपनी याचिका में कहा था कि पुलिस ने मीडिया के सामने पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे को लीक किया, जबकि पुलिस के सामने किया गया कबूलनामा कोर्ट में मान्य नहीं होता, जिसके बाद कई न्यूज चैनल और न्यूज वेबसाइट ने उसे गलत तरीके से चलाया। आसिफ की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर एक न्यूज चैनल और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इसको लेकर विजिलेंस की जांच की थी और केस को उन्होंने सिर्फ दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को ही मंजूरी के लिए भेजा था। 24 साल के आसिफ इकबाल तन्हा की दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की षड्यंत्र वाली FIR 59 में UAPA की धाराओं के तहत मई में गिरफ्तारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनन्या हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनन्या, जानना चाहेंगे कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की सतर्कता विभाग को लताड़ क्यों लगाई, क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई गई? आसिफ इकबाल तन्हा की तरफ से एक पिटीशन, जो दिल्ली राइट्स में अक्यूज है, उनकी तरफ से एक पिटीशन फाइल किया गया था कि मीडिया को उनका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लीक किया गया जी, जो उन्होंने पुलिस को बताया था। तो उसके बाद जब कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा था, तब कोर्ट विजिलेंस रिपोर्ट पहले मंगाई थी। हालांकि जो विजिलेंस रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट की, उसको साफ तौर पर कोर्ट ने नकार कहा कि आरटीआई अधूरी है और काफी बुरी स्थिति में है, इसलिए जो है उस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट ने नकारा और जो दिल्ली पुलिस के विजिलेंस कमिश्नर हैं उनको समन किया है फ्राइडे के लिए। अब फ्राइडे को जब विजिलेंस कमिश्नर कोर्ट में आएंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे, उसके बाद देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके की प्रतिक्रिया और ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनन्या, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं। सोमवार को चुने गए सदस्यों ने शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण समारोह के बाद उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने मिलजुल कर काम करने की बात कही है और वायदों को पूरा करने का भी वायदा किया है। इस बार का चुनाव कई मायनों में अहम रहा। पहली बार ऑनलाइन वोटिंग हुई और वकीलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 90% वोटिंग हुई। इस बार 8 महिलाओं ने भी जीत दर्ज की। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के विजयी उम्मीदवारों ने शपथ ग्रहण किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लाउंज में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पिछली बार के उम्मीदवार भी मौजूद रहे, साथ में SCBA के अन्य सदस्य भी थे। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस बार भी चुनाव में जीत दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में सीनियर एडवोकेट विकास सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय को उपाध्यक्ष चुना गया है। कोविड के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव इस बार ऑनलाइन हुआ। उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने इस अवसर पर सभी विजयी और पूर्व के बार के चयनित मेंबर का स्वागत करते हुए कहा कि इस चुनाव के विजयी उम्मीदवार तो साथ मिलकर काम करेंगे ही, पहले के बार मेंबर भी हमें पूरा सहयोग देंगे। सभी मिलकर बार के लिए काम करने के लिए एक बेहतर माहौल बनाएंगे।
There are many friends in the old EC. The new EC is also there. We are 100% ready for completely in the 24/7 working mode. I really thank Mr. Bala. I requested him that, sir, we are not going to relieve you. We are going to take your services also for the welfare of the bar. Each one of the member who is part of us, they have some responsibility towards bar. Anybody who has contested election, they had some kind of dreams for the welfare of this bar. So they all have to contribute, and this is a kind of continuous process. This is one family. उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलेंगे और सभी वादों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही प्रदीप राय ने विजयी उम्मीदवारों का स्वागत किया और विजय का श्रेय सभी बार मेंबर को देते हुए सभी को धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीआरपी घोटाले मामले में आरोपी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता की जमानत को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति पीटी नाइक ने 2 लाख रुपए की निजी मुचल के और इतनी ही धनराशि में समक्ष 2 जमानती पर दास गुप्ता को जमानत मंजूर उनकी कर ली है। बताया भी जाता है कि अदालत ने दास गुप्ता को 6 सप्ताह के लिए समान राशि की अस्थायी नकद जमानत राशि जमा कराने की अनुमति देती है। तब तक उन्हें 2 जमानती मुहैया कराने होंगे। बताया भी जाता है कि दास गुप्ता ने इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा टेलीविजन रेटिंग प्राइस टीआरपी के कथित हेरफेर के मामले में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता को जमानत दे दी है। क्राइम ब्रांच द्वारा उन पर धारा 409 लोक सेवक के भरोसे का आपराधिक उल्लंघन, 420 भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी के तहत मुकदमा चलाया गया था। दास गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों के साथ मिलकर टीआरपी रेटिंग्स में हेरफेर किया। सेशन कोर्ट द्वारा पार्थोदास गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दास गुप्ता को 24 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वो तलोजा जेल में बंद है। वो जून 2013 से नवंबर 2019 के बीच बार के सीईओ थे और उन पर 12,000 अमेरिकी डॉलर और रुपए लेने का आरोप है। इसके साथ ही दास गुप्ता पर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से उनके चैनल के लिए टीआरपी में हेरफेर करने के लिए 40 लाख नकद लेने का आरोप है। पिछले महीने एक सेशन कोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। जमानत की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे ने बार फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर बहुत भरोसा किया, जिसमें दास गुप्ता व्हाट्सएप के कई पूर्व अधिकारियों के नाम शामिल हैं। व्हाट्सएप पर उनके और गोस्वामी के बीच कथित चैट है। जस्टिस नाइक ने गोस्वामी और दास गुप्ता के बीच कथित पुलवामा बातचीत के बारे में और जानकारी मांगी और पूछा कि क्या चैट के खुलासे के बाद कोई अलग मामला दर्ज किया गया है। इस पर अभियोजक ने नकारात्मक जवाब दिया। दास गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबड़ा पोंडा ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को और हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने पिछले 3 वर्षों में 10 करोड़ आयकर के रूप में जमा किए हैं और उन्हें टीआरपी में हेरफेर करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने व्हाट्सएप चैट को खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने हंसा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की एक शिकायत पर पिछले साल अक्टूबर में टेलीविजन रेटिंग प्राइस स्कैम में एक एफआईआर दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मद्रास हाईकोर्ट ने एक स्पेशल डीजीपी द्वारा एक आईपीएस कैडर महिला अधिकारी के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और इसके साथ ही मामले की जांच की निगरानी करने का भी फैसला लिया है। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की एक एकल पीठ ने कथित घटना की आलोचना की और साथ ही विशेष डीजीपी ने कथित रूप से पीड़ित अधिकारी को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के रोकने के लिए अपने संपर्कों और शक्ति का इस्तेमाल करने पर नाराजगी भी व्यक्त की। जज को इस बात की चिंता थी कि अगर भारतीय पुलिस सेवा में उच्च पद पर आसीन अधिकारी को परेशान किया जा सकता है और शिकायत दर्ज नहीं करने के लिए मजबूर किया जाता है तो ऐसे मामले में शिकार होने वाली सामान्य महिलाओं की स्थिति क्या होगी। आईपीएस कैडर से संबंधित पीड़ित अधिकारी ने पुलिस महानिदेशक चेन्नई को एक शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी आधिकारिक कार में स्पेशल डीजीपी द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया गया था जब वे 21 फरवरी 2021 के बैंडोबास्ट ड्यूटी के सिलसिले में
उलुंदुरपेट जिले में जा रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित अधिकारी द्वारा दी गई यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के लिए एक समिति भी गठित की गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, एडवोकेट जनरल और हाईकोर्ट के इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की खंडपीठ के विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सहायक सॉलिसिटर जनरल की उपस्थिति में उच्च न्यायालय का मोबाइल एप्लीकेशन और पेजिनेशन सिस्टम की ऑनलाइन शुरुआत की है। मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड OS और एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के साथ संगत है। मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च होने के 2 घंटे के भीतर ही 1000 से ज्यादा उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन के साथ ही पंजीकृत किया गया है। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष निर्देशों के तहत प्रथम चरण के उच्च न्यायालय का MPHC वर्जन 1.0 एप्लीकेशन वर्जन विकसित किया गया। मोबाइल एप्लीकेशन में माई डायरी की विशेष सुविधा है और ऐसे में जिसमें उपयोगकर्ता या अधिवक्ता लंबित या निपटाए गए मामलों में विवरणों की पूरी सूची देख सकता है। इसके साथ ही MPHC एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर पंजीकृत होने पर सर्च पैरामीटर के आधार पर मामलों को सर्च भी किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने रिप्लाई, दस्तावेज, शपथ पत्र, रिवाइंडर और ऐसे में दाखिल करने से पहले ही केस स्टेटस के हाइपर लिंक पर जाएं ताकि क्रम के अनुसार ही नंबर भी पाया जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है जिसमें HCBA से जुड़े अधिवक्ताओं से कहा गया है कि वे उत्तर प्रदेश शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2021 के खिलाफ चल रहे विरोध के महत्व को ध्यान में रखते हुए भौतिक या फाइलिंग में लिप्त न हो। HCBA इलाहाबाद के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह और सचिव प्रभाशंकर मिश्रा द्वारा हस्तांतरित आदेश में यह भी कहा गया है कि भौतिक फाइलिंग में लिप्त अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए HCBA ने यह भी बताया है कि उनके द्वारा 2 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा न्यायाधिकरण विधेयक 2021 के पारित होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए न्यायिक कार्यों से दूर रहने का संकल्प लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गाय सहित मवेशियों को वध और वध के बाद इन मवेशियों को मांस की बिक्री या मवेशियों का मांस बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी के खंडपीठ ने निगम को अपने शपथ पत्र में उल्लेखित उपायों को भी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया ताकि गाय सहित मवेशियों का कोई भी अनधिकृत या अनियंत्रित वध न हो। इस दिशा में आयुक्त द्वारा अदालत में हलफनामा दायर किया गया जिसमें बताया गया था कि निगम क्या कार्रवाई कर रहा है या स्थिति का प्रबंध कैसे करेगा। इसके बारे में ये कहा गया कि KMC ने पहले ही ईद उल जोहा के अवसर पर जानवरों के वध के लिए स्थानों की पहचान करके निर्धारित किया गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.